नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान की चित्रकला शैलियों और उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला शैलियों के नामकरण से संबंधित बात करेंगे। अलग अलग चित्रकला शैलियों के बारे में भी वर्णन पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो हम बात करने वाले हैं चित्रकला शैलियाँ। तो आज का अपना जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। चित्रकला शैलियाँ आज का ये अपना टॉपिक रहने वाला है विद्यार्थियों। क्या रहने वाला है? आज का अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। अब इसके अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आज बात करेंगे राजस्थानी चित्रकला का नामकरण की बात करेंगे विद्यार्थियों। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है राजस्थानी चित्रकला का। तो ध्यान देना, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों इसके महत्वपूर्ण नाम है। इसे कहा जाता है राजस्थानी शैली। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? राजस्थानी शैली कहा जाता है। राजस्थानी शैली के नाम से भी ये जानी जाती है और इसे विद्यार्थियों कहा जाता है हिंदू शैली भी कहते हैं। इसे हिंदू शैली के नाम से भी जानी जाती है और इसे राजपूत पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है। राजपूत पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है। विद्यार्थियों राजस्थानी शैली नाम दिया है रामकृष्ण दास ने दिया है। किसने दिया है? रामकृष्ण दास ने नाम दिया है राजस्थानी शैली। तो इस शैली का राजस्थानी शैली नाम दिया है रामकृष्ण दास ने। किसने दिया है विद्यार्थियों? रामकृष्ण दास ने नाम दिया है। हिंदू शैली नाम दिया है इसका एन.सी. मेहता ने नाम दिया है। किसने दिया है? एन.सी. मेहता ने इस शैली का नाम दिया है हिंदू शैली। एन.सी. मेहता ने इसका नाम दिया है हिंदू शैली। विद्यार्थियों राजपूत पेंटिंग नाम दिया है गांगुली ने। किसने दिया है? गांगुली ने इसका नाम दिया है राजपूत पेंटिंग। तो ये नामकरण से संबंधित बातचीत थी। इस राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी शैली, हिंदू शैली और अगर हम बात करें राजपूत पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी शैली रामकृष्ण दास ने बताया है, एन.सी. मेहता ने हिंदू शैली बताया है। और इससे आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब बात करेंगे पर्टिकुलर एक एक शैली की उपशैलियों के बारे में। जैसे मारवाड़ शैली। और विद्यार्थियों मारवाड़ शैली की जो उपशैलियों की बात कर रहे थे जिसमें हम आज बात करने वाले हैं जोधपुर शैली। जोधपुर शैली की बात करेंगे विद्यार्थियों। और जोधपुर शैली में अगर हम देख के विद्यार्थियों तो जोधपुर शैली का विकास कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में जोधपुर शैली का क्या होता है? विकास होता है। कौन सी शैली से प्रभावित है विद्यार्थियों? तो ये रहेगी मुगल शैली से प्रभावित रहेगी। तो जोधपुर शैली के बारे में बात करें तो इस शैली का जो विकास है विद्यार्थियों, इस शैली के विकास की बात कर रहे हैं। विकास हुआ है इसका 16वीं शताब्दी में होता है। कब होता है? 16वीं शताब्दी। ये शैली किससे प्रभावित है? कौन सी शैलियों से प्रभावित है? तो जोधपुर शैली है वो विद्यार्थियों किससे प्रभावित है? मुगल शैली से प्रभावित है। किसे? मुगल शैली से क्या मानी जाती है? प्रभावित मानी जाती है। कौन सी शैली से प्रभावित है? मुगल शैली से प्रभावित है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इस शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? जोधपुर
शैली, जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रों की बात करेंगे। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इस शैली के प्रमुख चित्र माने जाते हैं विद्यार्थियों, ध्यान देना। इस शैली के प्रमुख चित्रों की बात करें तो यहाँ मिलेंगे हमको रेगिस्तान में विद्यार्थियों, वैसे देखें तो रेत के टीले पाए जाते हैं। ये मारवाड़ क्षेत्र में रेगिस्तान का विस्तार है, तो यहाँ रेत के टीलों के चित्र मिलते हैं। इसके अलावा ऊंट के चित्र मिलते हैं, घोड़ों के चित्र मिलते हैं, कोये, चिंकारा, छोटी झाड़ियाँ मिलती है। इसके अलावा ढोला मारू का चित्र भी मिलता है विद्यार्थी, ध्यान देना। यहाँ पर मिलता है कौन कौन से चित्र, रेत के टीले, इनका चित्र मिलता है। इसके अलावा ऊंट का चित्र भी इस शैली की विशेषता है। घोड़े और इसके अलावा चिंकारा, कोये, कौवा पक्षी। इसके अलावा छोटी झाड़ियाँ क्या मिलती है, छोटी झाड़ियाँ मिलती है विद्यार्थियों, क्या मिलती है, छोटी झाड़ियाँ। और मिलता है ढोला मारू के चित्र, ढोला मारू के चित्र भी मिलते हैं, ढोला मारू के चित्र भी मिलते हैं विद्यार्थियों। ढोला मारू की एक प्रेम कहानी इतिहास में बहुत ही फेमस है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे। हम बात करेंगे ढोला मारू की प्रेम कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। एक का नाम था ढोला और एक का नाम था मारू। ढोला का वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम की बात करें तो नाम था सालह कुमार। ढोला का क्या नाम था, सालह कुमार। और मारू का जो वास्तविक नाम था वो था मरवणी। क्या नाम था विद्यार्थियों, मरवणी। अब मारू के पिता के नाम की बात करें, भाई इनके पिता का नाम था पिंगल। विद्यार्थियों क्या नाम था, पिंगल। और पिंगल कहाँ का राजा था, पुंगलगढ़ बीकानेर का राजा था। पिंगल विद्यार्थियों राजा कहाँ का था, राजा था पुंगलगढ़ का। कहाँ का था, पुंगल। और पुंगल नामक स्थान पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है, यहाँ का राजा था। ढोला है, ढोला के पिता का नाम, पिता का नाम था नल। क्या नाम था, नल। और ये नल राजा कहाँ का था, नरवर का राजा था। कहाँ का था विद्यार्थियों, नरवर का राजा था। अब घटनाक्रम इस प्रकार से होता है कि ढोला व मारू का यानी सालह कुमार व मरवणी का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। एक बार क्या होता है कि मारवाड़ में अकाल पड़ता है, तो मरवणी के पिता पिंगल अपने सभी प्रकार के संसाधनों सहित मारवाड़ को छोड़कर नरवर चले जाते हैं, वहाँ अपना गुजारा चलाते हैं। अकाल पड़ने के कारण फिर जिस प्रकार से ही बरसात वगैरह होती तो वापस कहाँ आ जाते थे, मारवाड़ में आ जाते थे। परंतु ये कहाँ चले जाते हैं, पिंगल चले जाते हैं नरवर, और इनका विवाह होता है। ढोला व मारू का क्या होता है विद्यार्थियों, विवाह हो जाता है। और विवाह है कि अगर अपन बात करें उस समय जो ढोला है उसकी जो आयु है, ढोले की आयु 3 वर्ष है, जबकि मारू की आयु कितनी है, 1 सही 1 बटा 2, कितने वर्ष है विद्यार्थियों, मारू की जो आयु है वो 1.5 वर्ष है। कितनी है, 1.5 वर्ष मानी जाती। इनका अल्प आयु में विवाह हो जाता है, और विवाह के कुछ समय बाद जो ढोला है उसके पिता का नाम है नल,
नल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ढोला वयस्क होता है तो ढोला को ये याद नहीं रहता कि अपनी पूर्व में कोई शादी हुई है, तो ढोला क्या कर लेता है, अपना दूसरा विवाह कर लेता है। और दूसरा विवाह किसके साथ करता है ढोला, मल्लवणी के साथ करता है। दूसरी जो पत्नी थी ये थी दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी का नाम क्या था विद्यार्थियों, मल्लवणी था। मल्लवणी के साथ विवाह कर लेता है। जैसे ही आयु में बड़ी होती है कौन, मरवणी, तो वह अपने माता पिता से पूछती है कि मेरी शादी किसके साथ की थी। तो उनके पिता पिंगल ने बताई कि ये नरवर के राजा है ढोला, उसके साथ तेरा विवाह हुआ था बचपन में। अब मरवणी बार बार पत्र भेजती है ढोला को, परंतु जैसे ही पत्र लेकर संदेशवाहक वहां पहुंचते हैं तो मल्लवणी उन संदेशवाहकों की हत्या करवा देती है। बार बार पत्र भेजने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिलने के कारण मरवणी क्या करती है, वियोग में बहुत दुखी होती है और अपना खाना पीना भी छोड़ देती है। पिता इनके पिंगल परेशान हो जाते हैं। पिंगल ने फिर निर्णय लिया कि एक ढोली जाति का व्यक्ति था सिरोही का, उस व्यक्ति को भेजा कि आप अपनी राग में गाकर बजाकर उन ढोला को मेरी पुत्री का विवाह प्राचीन समय में हुआ था उसके बारे में उसको अवगत करवाना। और वह ढोली जाति का व्यक्ति पहुंचता है कहाँ, नरवर। और नरवर जाकर रात्रि के समय यह नरवर में पहुंचता है। बरसात का मौसम था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर ये जो ढोली जाति का व्यक्ति है ये गाने लग जाता है। किससे संबंधित, मरवणी द्वारा ढोला के लिए जो संदेश भेजा था वो गाने लग जाता है। और ये घटनाक्रम पूरी ढोला है उसके कानों में पड़ती है। तो उस ढोली जाति के व्यक्ति को ढोला अपने पास बुलाकर पूछता है कि भाई क्या बात है। तो उसने बताया कि आपके बालपने में बचपन में शादी हुई थी मरवणी के साथ और उसने आपके लिए कई बार पत्र भेजे हैं, वो आपके लिए विरह में पागल होने जा रही है, तो आप उसे पत्नी स्वीकारिए। जैसे ही ढोला को इस बात का पता चला तो ढोला अपना ऊंट लेकर पुंगल के लिए रवाना हो जाती है। मरवणी से मुलाकात होती है। मरवणी ढोला से मिलकर बहुत खुश नजर आती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये एक प्रेम कहानी है ढोला व मारू की। और ये प्रेम कहानी किसकी मुख्य विशेषता है, जोधपुर चित्रशैली की मुख्य विशेषता मानी जाती है। ध्यान देना विद्यार्थियों, इससे आगे अगर हम बात करें इस चित्रकला शैली में सवर्ण काल किसका शासन काल माना गया है, किसकी बात करेंगे, सवर्ण काल। यानी जोधपुर शैली में सवर्ण काल माना जाएगा जसवंत सिंह का शासन काल। जसवंत सिंह का शासन काल, शासन काल क्या माना जाएगा, सवर्ण काल माना जाएगा। इस शैली का जो प्रादुर्भाव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ इस शैली का, तो वह हुआ था विद्यार्थियों मालदेव के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था, मालदेव के शासन काल में इस शैली का क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। ओके विद्यार्थियों, सवर्ण काल किनका शासन काल माना जाता है, सवर्ण काल माना जाता है जसवंत सिंह का शासन काल। और मान सिंह के शासन काल के समय इस शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। तो मुख्य जानकारी है जोधपुर शैली पर, जोधपुर शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव की अगर बात करें तो प्रभाव किसके शासन काल में पड़ता है, मान सिंह के शासन काल में पड़ता है। मान सिंह के शासन काल में इस शैली पर प्रभाव पड़ता है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है विद्यार्थियों। अब बात करेंगे इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे विद्यार्थियों, किसकी बात करेंगे,
जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। एग्जाम में आजकल चित्रकारों से क्वेश्चन आता है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? विद्यार्थियों ध्यान देना। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार, विद्यार्थियों एक का नाम है शिवदास, शिवदास है, किशन दास है, नारायण दास, नारायण दास भी माना जाता है, देवदास, देवदास। इसके अलावा रतन जी भाटी, रतन जी भाटी इस शैली के क्या माने जाते हैं विद्यार्थियों? इस शैली के माने जाते हैं प्रमुख चित्रकार। शिवदास, किशन दास, देवदास, नारायण दास और रतन जी भाटी इस शैली के प्रमुख क्या माने जाते हैं विद्यार्थियों? चित्रकार माने जाते हैं। और ये हो गई विद्यार्थियों अपनी जोधपुर शैली। अब हम आगे बात करने वाले हैं विद्यार्थियों बीकानेर चित्रकला शैली की बात करेंगे। कौन सी शैली की बात करेंगे? बीकानेर चित्रकला। बीकानेर चित्रकला शैली की बात करेंगे विद्यार्थियों। तो बीकानेर चित्रकला शैली का विद्यार्थियों अगर हम विकास की बात करें तो इस शैली का विकास भी कौन सी में हुआ है? 16वीं शताब्दी में बीकानेर चित्रकला शैली का क्या होता है विद्यार्थियों? विकास होता है। बीकानेर चित्रकला शैली की विकास की बात करें तो विद्यार्थियों इस शैली का विकास हुआ है 16वीं शताब्दी में हुआ है। कौन सी शताब्दी में हुआ है? 16वीं शताब्दी में इस शैली का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है कि बीकानेर चित्रकला शैली किन चित्रकला शैलियों से प्रभावित थी? तो विद्यार्थियों ये मुगल शैली से, जैन शैली से और इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहे तो कांगड़ा शैली से प्रभावित थी। कौन कौन सी शैलियों से प्रभावित थी उसकी अगर बात करें तो ये थी विद्यार्थियों मुगल शैली से, मुगल शैली से प्रभावित थी। किससे थी? मुगल शैली थी। जैन शैली, जैन शैली से प्रभावित थी विद्यार्थियों। और एक है कांगड़ा शैली से भी क्या मानी जाती है विद्यार्थियों? प्रभावित मानी जाती है। अब बीकानेर चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं की अगर अपन बात करना चाहिए तो इस शैली की जो मुख्य विशेषता है, बीकानेर चित्रकला शैली की विशेषता इनकी बात करें तो एक महत्वपूर्ण है कंटेंट हमारे सामने आता है कि इस शैली के जो भी चित्रकार थे वो चित्र बनाकर चित्र के नीचे अपना क्या करते थे? नाम अंकित करते थे। क्या करते थे? नाम अंकित। इस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उस चित्र के नीचे अपना नाम अंकित, अपना नाम अंकित करते थे। क्या करते थे विद्यार्थियों? अपना नाम अंकित करते थे, अंकित करते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शैली के चित्रकार चित्र बनाकर चित्रों के नीचे अपना नाम अंकित करते थे? तो विद्यार्थियों वो शैली कौन सी रहेगी? बीकानेर शैली। और बीकानेर शैली के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता और है इस शैली की,
और वो रहेगी विद्यार्थियों उस्ता कला। इस शैली की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता की बात करें तो इस शैली की दूसरी विशेषता है विद्यार्थियों उस्ता कला। उस्ता कला। और उस्ता कला विद्यार्थियों कहाँ की प्रसिद्ध, कहाँ की है? तो उस्ता कला प्रसिद्ध है विद्यार्थियों बीकानेर की है। कहाँ की प्रसिद्ध है उस्ता कला? बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला। ध्यान देना विद्यार्थियों उस्ता कला में क्या होता है? मर्द ऊंट की खाल के कुंपों पर सोने व चांदी से नक्काशी करना क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। यानी उस्ता कला होती क्या है? मृत ऊंट की खाल पर सोने व चांदी से नक्काशी करना क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला कहलाता है। ध्यान देना विद्यार्थियों उस्ता कला के कलाकारों को एक व्यक्ति का नाम है अनूप सिंह, बीकानेर का एक शासक था। तो अनूप सिंह ने उस्ता कला के कलाकारों को लाहौर, और लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में, लाहौर से बीकानेर लेकर आए थे विद्यार्थियों। कहाँ लेकर आते हैं? लाहौर से बीकानेर लेकर आते हैं। कौन है? अनूप सिंह। और अगर अपन बात करें इस शैली में तो इस शैली का विद्यार्थियों जो सवर्ण काल माना जाता है, अगर बात करें बीकानेर शैली का सवर्ण काल की तो विद्यार्थियों इसका जो सवर्ण काल माना जाता है वो अनूप सिंह का शासन काल ही है। अनूप सिंह का शासन काल को क्या माना जाता है? सवर्ण काल के नाम से माना जाना जाता है। तो अनूप सिंह उस्ता कलाकारों को लाहौर से कहाँ लेकर आया था? बीकानेर लेकर आया था। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और विद्यार्थियों एक मथेरण कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? मथेरण कला भी विद्यार्थियों कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। दो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस्ता कला और मथेरण कला से संबंधित। अब विद्यार्थियों मृत ऊंट की खाल पर सोने व चांदी से नक्काशी करना तो उस्ता कला कहलाती है, परंतु जीवित ऊंट की खाल पर बालों की कटाई के द्वारा जो चित्रांकन किया जाता है वो जट कतराई कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनने वाला है विद्यार्थियों? उस्ता कला की बात कर रहे हैं। उस्ता कला में मृत ऊंट पे होती है, जबकि जीवित ऊंट की खाल पर बालों की कटाई के द्वारा विविध चित्रांकन किया जाता है। विविध चित्रांकन किया जाता है और उस विविध चित्रांकन कोई जीवित ऊंट की खाल पर बालों की कटाई द्वारा कई चित्रांकन किए जाते हैं। अलग अलग डिजाइनिंग में बालों की कटाई होती है। उस कला को कहा जाता है विद्यार्थियों जट कतराई। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? से जट कतराई के नाम से जाना जाता है। और जट कतराई के लिए प्रसिद्ध की बात करें
तो प्रसिद्ध है अशोक टांक। कौन है विद्यार्थियों? अशोक टांक के जट कतराई के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा अशोक टांक को अगर बात करें, इसे कैमल मेन के नाम से भी जाना जाता है। कैमल मेन के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों बात करने वाले हैं इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार की अगर बात करें तो इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में रामलाल, अली रजा और एक का नाम था विद्यार्थियों आसन। इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार रामलाल, अली रजा, आसन। अब बीकानेर चित्रकला का जो प्रथम चित्र है वो है भागवत पुराण, और वो राय सिंह के शासन काल में चित्रित हुआ था विद्यार्थियों। तो बीकानेर चित्रकला की अगर हम बात करना चाहें तो बीकानेर चित्रकला का प्रथम चित्र माना जाता है विद्यार्थियों भगवत पुराण। और ये भगवत पुराण, इसकी जो रचना हुई थी वो रचना हुई थी विद्यार्थियों राय सिंह के शासन काल में। राय सिंह के समय इनकी क्या हुई थी? रचना मानी जाती। तो विद्यार्थियों आज इस वीडियो में हमने दो चित्रकला शैलियाँ पढ़ ली है, जोधपुर शैली और बीकानेर शैली, और इसी क्रम में संपूर्ण चित्रकला शैलियों को हम पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और आपका यूं ही प्यार मिलता रहा तो हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। और आज के लिए हम विद्यार्थियों इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।